गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। आज हमने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में ही नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन को करना है। नरसिम्हा कमेटी की क्या रिकमेंड करती है, तो पहले हम देखते हैं। रिव्यू एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। वो नरसिम्हा कमेटी क्या कहती है, वो क्या करती है, रिव्यू करती है। किस चीज़ का रिव्यू करती है? स्ट्रक्चर किसका? फाइनेंशियल सिस्टम का। यानी जो बैंकिंग सेक्टर है उनका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या क्या प्रोसीजर्स यूज़ किए जा रहे हैं, किस किस प्रोसीजर से काम किया जा रहा है, क्या फंक्शनिंग है, कैसे ऑपरेशन हो रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम में। ये सभी को वो क्या करती है? रिव्यू करती है। ठीक है। अगर हम नरसिम्हा कमेटी की बात करें, नरसिम्हा कमेटी कब बनी थी? 1991 को नरसिम्हा कमेटी बनाई गई थी। द कमेटी सबमिटेड 2 रिपोर्ट्स इन 1992 एंड 1998। जो कमेटी है, कमेटी ने 2 रिपोर्ट सबमिट की थी। फर्स्ट रिपोर्ट उन्होंने 1992 में सबमिट की थी एंड सेकेंड रिपोर्ट उन्होंने 1998 में सबमिट की थी। जिसमें क्या था? विच लेड सिग्निफिकेंट थ्रस्ट ऑन इन्हांसिंग द एफिशिएंसी एंड वायबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। उन रिपोर्ट्स में क्या बेसिकली था, उन्होंने बताया है कि जो रिपोर्ट्स थी उन्होंने क्या कहा था कि एफिशिएंसी को बढ़ाना है, बैंकिंग सेक्टर की एफिशिएंसी और वायबिलिटी को बढ़ाना है। एफिशिएंसी मतलब कि जो काम है वो एफिशिएंटली हो, ताकि मतलब कि एम्प्लॉयज़ है वो एफिशिएंटली काम कर सके और जो बैंक के ऑपरेशंस हैं वो एफिशिएंटली अच्छे से परफॉर्म किए जाएँ। ठीक है। तो ये था रिपोर्ट में मेन पर्पस उनका ये था, जो रिपोर्ट थी 1992 और 1998 की। नेक्स्ट क्या बताया गया है? द नरसिम्हा कमेटी लेड द फाउंडेशन ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर। उन्होंने क्या कहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उन्हें दोबारा से रिफॉर्म किया जाए। फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? किसी को बनाना। अब उन्होंने बोला है दोबारा से रिफॉर्म मतलब दोबारा से बनाना। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला गया? रिडक्शन ऑफ SLR टू 25% ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट है जो बैंक को RBI के पास जो बैंक को खुद के पास मेंटेन करके रखनी पड़ती है। कमर्शियल बैंक को खुद अपने पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट उसने SLR की मेंटेन करके रखी है वो उसने किसी पब्लिक को वो लैंड नहीं कर सकता। उन्होंने क्या बोला है, जो SLR की रेशियो है वो 25% रह जाएगी, मतलब रिड्यूस होकर 25% होगी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 सालों में क्या किया गया है, जो SLR है SLR को रिड्यूस करके 25% तक लाया गया। नेक्स्ट क्या है? CRR, प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ CRR टू 3 to 5%। उन्होंने क्या बोला है? CRR कौन सी रेशियो होती है? कैश रिजर्व रेशियो होती है। कैश रिजर्व रेशियो कौन सी होती है? जो कि कुछ परसेंटेज जो अमाउंट है वो कमर्शियल बैंक्स को RBI के पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है। उन्होंने क्या बोला, जो CRR है CRR की परसेंटेज कम की जाए, ताकि जो है थोड़ा कम परसेंटेज जो अमाउंट है वो कमर्शियल बैंक को RBI के पास मेंटेन करके रखना पड़े, सो डैट जो बाकी रिमेनिंग मनी है वो हम पब्लिक को इजीली लैंड कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फेसिंग आउट डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम एंड रीडेफिनेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा जो भी क्रेडिट प्रोग्राम चल रहे हैं, मतलब जो लोन्स देने के प्रोग्राम आपने बनाए हुए हैं, लॉन्च किए हुए हैं, उनको क्या किया जाए? उनको हटाया जाए। ठीक है। फेसिंग आउट मतलब उसको बंद किया जाए। ठीक है। एंड रीडेफिनेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। और जो प्रायोरिटी सेक्टर है, कौन कौन से सेक्टर है जिनको लोन में देने में या क्रेडिट देने में प्रायोरिटी मिलेगी, उनको दोबारा से रीडिफाइन किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्टिपुलेशन ऑफ मिनिमम CAR ऑफ 8% बाय मार्च 1996। उन्होंने क्या बोला है? 1996 तक, मार्च 1996 तक जो CAR रेशियो है इसे हमने 8% तक मिनिमम लेकर आना है। ठीक है। CAR रेशियो की हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। डिटेल में से हम करेंगे आगे जाके। एडॉप्शन ऑफ, नेक्स्ट क्या है? एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन रिगार्ड टू इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन,
प्रोविजनिंग अगेंस्ट बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसका मतलब क्या है, उन्होंने बोला है कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब सभी जगह सेम एप्लीकेबल होने चाहिए। हमने ऐसे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है जो कि सभी जगह सेम हो। इन रिगार्ड टू इनकम रिकॉग्निशन, जब हमने इनकम जब लेनी है, इनकम रिकॉग्नाइज करनी है या इनकम जब हमें आएगी उसके लिए, या एसेट को जब हमने क्लासीफाई करना है उसके लिए, या कोई भी हमने प्रोविज़न बनानी है बैड एंड डाउटफुल डेट के रिगार्डिंग, तो हमें क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्म यानी कि सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो है फॉलो करनी पड़ेगी। बैड डेट कौन से होते हैं, जिनसे हमें, जैसे सपोज करो हमने किसी को सेल की है, अभी उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, तो फिर उनका ये है कि वो पैसे दे ही नहीं सकते। बैड डेट मतलब अब उनसे पैसे आने की उम्मीद नहीं है। डाउटफुल डेट कौन से होते हैं कि अभी भी हम उम्मीद रखते हैं कि उनसे पैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो कि सेम हो, सभी जगह सेम एप्लीकेबल हो। तो ये थी नरसीमा कमेटी की रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, मतलब जो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स आए थे उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा बैंकिंग सेक्टर पे इंडिया में। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट क्या है इसमें, इंडिया हैज़ लेड टू इम्प्रूव असेस टू क्रेडिट थ्रू न्यूली एस्टेब्लिश डोमेस्टिक बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, बैंक लाइक इंटरमीडियरीज। उन्होंने क्या बोला, इंडिया में क्या हुआ फिर, जो क्रेडिट ले सकते हैं, क्रेडिट मतलब जो लोन है वो ईजिली एसेसिबल होगा किन से, जो न्यूली हमने एस्टेब्लिश किए हैं। डोमेस्टिक बैंक्स हो गए, डोमेस्टिक बैंक्स मतलब लोकल बैंक्स जो हमारे हो गए। ठीक है, फॉरेन बैंक्स, जिनका फॉरेन बैंक्स कौन से होते हैं, जिनका हेड ऑफिस फॉरेन कंट्री में होता है बट उनकी ब्रांचेस इंडिया में होती हैं। ठीक है, और बैंक लाइक इंटरमीडियरीज, इनके 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 हिसाब से उन्होंने बोला है कि जो डोमेस्टिक बैंक्स हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए और इंटरमीडियरीज हो गए, इनके खुलने से हमारा क्या हुआ, क्रेडिट लेना आसान हो गया। गवर्नमेंट डेट मार्केट हैव डेवलप्ड, जो गवर्नमेंट की डेट मार्केट थी, डेट मतलब डिबेंचर्स या लोन है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होगी जो अप्रूव्ड है, उनको डेवलप्ड होगी वो, और इनेबल ग्रेटर ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस इन मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग। उससे क्या हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने में ईजिली वो इंडिपेंडेंट वे से मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बना सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि जिसमें हम बताते हैं कि जो हमारे डिमांड और सप्लाई जो है मनी की, हमने कैसे कंट्रोल करनी है, इसे हम बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। उसके आगे क्या बोला है, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन, जिससे हमें इंफॉर्मेशन आती थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल फ्रीडम टू स्टेट ओन्ड बैंक्स। स्टेट ओन्ड बैंक्स है, जो बैंक्स हैं, जो स्टेट के बैंक्स हैं, उन्होंने क्या है, उनके ऑपरेशंस में एज वेल एज जो मैनेजरियल फ्रीडम आई उन्हें। ठीक है, फ्रीडम मतलब वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस भी थोड़ी सी अपनी मर्जी कर सकते हैं, और मैनेजिंग फंक्शंस, मैनेजर के फंक्शंस में भी उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमूव लिमिट्स ऑन SLR and CRR requirements and gave the central bank greater flexibility to set the limits। अगर हम अब देखें, अब क्या होता है कि सेंट्रल बैंक की, RBI की ड्यूटी बनती है कि वो सेट करता है कि SLR कितनी मेंटेन रखनी है और CRR कितनी रखनी है। ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो लगाती थी SLR कितनी होगी, CRR कितनी होगी, तो उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट जो है अब वो गवर्नमेंट लिमिट्स नहीं लगाएगी, अब कौन लगाएगा, सेंट्रल बैंक, जैसे कि अब होता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कि SLR कितना होना चाहिए और CRR कितना होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, इन द फर्स्ट फेज बिटवीन मार्च 2005 to 2009 foreign banks will be allowed to establish a wholly owned subsidiary or to convert existing operation into subsidiary। उन्होंने क्या बोला, मार्च के 2005 से 2009 तक क्या हमें बताया गया यहाँ पे कि जो फॉरेन बैंक्स थे, फॉरेन बैंक्स को कह दिया गया कि आप होली ओन्ड सब्सिडरी, सब्सिडरी क्या होती है कि जो बैंक की ब्रांच होती है। ठीक है, उन्होंने बोला फॉरेन बैंक्स अपनी जो है सब्सिडरी ओपन कर सकते हैं और यहाँ अपने जो कन्वर्ट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को सब्सिडरी में। ठीक है,
फॉरेन बैंक्स को छूट देगी कि वो अपनी सब्सिडरी मतलब 100% उनके द्वारा ही ओनरशिप पाई जाएगी, ठीक है। वो अपनी फुली ओन सब्सिडरी जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द RBI हैज़ रेज द लिमिट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट बैंक टू 74% फ्रॉम 49%। पहले क्या होता था, पहले 49% थी, ठीक है। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में कितनी हो सकती है, पहले वो थी 49%। फिर इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, जब नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन आई उसके बाद जो है इम्पैक्ट क्या आया, 74% तक जो है फॉरनर्स हैं या फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 5% फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्राइवेट बैंक्स बाय इंडिविजुअल फॉरेन बैंक। अगर कोई इंडिविजुअल फॉरेन बैंक मतलब अगर एक फॉरेन बैंक जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहता है प्राइवेट बैंक में इंडिया के, तो वो 5% लिमिट बताएगी, 5% तक वो कर सकता है, इंडिविजुअल फॉरेन बैंक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और लास्ट क्या है, 10% फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्राइवेट बैंक्स बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और इंडिविजुअल इन्वेस्टर और इंडिविजुअल कॉरपोरेट एंटिटीज़। उन्होंने क्या बताया है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होंगे, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के कोई इन्वेस्टर्स हुए या कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या कोई इंडिविजुअल कॉरपोरेट एंटिटी है, अगर उन्होंने प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए कितनी लिमिट बताई गई है, उनके लिए बताई गई है 10%। वो 10% तक जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके साथ हमारे जो है बैंकिंग रिफॉर्म्स का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो देन मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।